बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र किया। राहुल गांधी का आरोप है कि महाराष्ट्र के चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की गई, फर्जी वोटर बनाए गए, फर्जी वोटिंग करवाई गई। राहुल गांधी का यह भी आरोप है कि जहां बीजेपी के हार की आशंका होती है वहां फिक्सिंग होती है और बिहार में भी ऐसा ही होगा। राहुल गांधी पहले भी चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाते रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सभी आरोपों को चुनाव आयोग खारिज भी कर चुका है। बीजेपी कह रही है कि लगातार हार की वजह से कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप लेकर सामने आ जाती है। भारतीय जनता पार्टी का यह भी सवाल है कि जहां कांग्रेस या विरोधी जीत जाते हैं वहां चुनाव आयोग का काम ठीक होता है, हार होते ही चुनाव आयोग में खामी नजर आने लगती है। अब सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को नकार दिया, फिर चुनाव से ठीक पहले इस तरह के आरोप लगाने के पीछे मंशा क्या है? क्या ऐसे आरोपों से वोटरों में भ्रम की स्थिति नहीं होगी? क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बदनाम नहीं होगा? या फिर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वास्तव में उनके आरोपों में दम है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर करने वाले हैं बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले वार पलटवार देखिए। ये सही कि महाराष्ट्र का चुनाव लोकतांत्रिक इतिहास में कलंक के तौर पर रहेगा। जिस तरह मैच फिक्सिंग हुई केंद्र राज्य में, फर्जी वोटिंग कराना, तो लोकतंत्र की हत्या महाराष्ट्र में हुई है। वही बातें राहुल गांधी जी ने एडिटोरियल में अपने लेख में लिखी। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे। महाराष्ट्र का चुनाव इस प्रकार से वो चुनाव हुआ ही नहीं। मैं कहता हूँ अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस और मोदी, उनका प्रतिष्ठा का विषय था, इसलिए ये चुनाव हाईजैक किया। महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम प्रतिकूल आया तो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया, और जब पश्चिम बंगाल में गैर भाजपा सरकार बनती है तो जय जय करते हैं, जब तेलंगाना में सरकार बनती है तो जय जय करते हैं। राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं जो विदेश से ज्ञान लेकर के आए हैं, तो यहाँ स्वदेशी ज्ञान चलता है, विदेशी ज्ञान का कोई यथार्थ नहीं। स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें है वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में। श्री राहुल गांधी जी तो ठीक ही कह रहे हैं। बीजेपी तो चुनाव में धांधली करती ही है और गड़बड़ करती है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण है। जब जीत जाते हो तो ईवीएम मशीन अच्छी है, तब चुनाव आयोग अच्छा है। लोकसभा में जीते उस समय कुछ नहीं बोला आपने, और जब महाराष्ट्र की विधानसभा में हारे तो आप उस पर आपत्ति जताओगे। तो राहुल गांधी नए आरोपों के साथ फिर से सामने हैं, और वो भी बिहार में विधानसभा चुनाव होने के ठीक पहले। अब इस पर देश की सियासत गरमाई हुई है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण सिंह सापरा जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी, आप प्रवक्ता जेडीयू के हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत जिज्ञासु जी, आप प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ मौजूद हैं। शाना एनसी जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ हैं। आनंद दुबे जी, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, राहुल गांधी को दरअसल यकीन नहीं है कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन करने वाली पार्टी आखिर विधानसभा चुनाव आते आते इतनी बुरी हार का सामना क्यों करती है। इसी वजह से ये गंभीर आरोप उनकी ओर से इस आर्टिकल के जरिए लगाए गए हैं। आप लोगों को क्यों लगता है कि कांग्रेस जहां हारती है वहां पर आरोप लगाती है और जहां पर जीतती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है? प्रदीप जी। देखिए, राहुल गांधी को ये समझ में आ चुका है कि वो कल ही बिहार से लौटे हैं, और जब वो बिहार की जनता से इंटरेक्ट कर रहे थे, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। उन्होंने बिहार की महिला से पूछा कि क्या बिहार के अंदर स्कूल बेहतर हुए हैं, तो महिला ने बोला हाँ स्कूल बेहतर हुए हैं। राहुल गांधी ने बोला वहाँ पढ़ाई होती है, महिला ने बोला हाँ पढ़ाई होती है। बोला कि क्या हिंदी के अलावा किसी और भाषा में पढ़ाई होती, बोली हाँ कंप्यूटर भी है और अंग्रेजी भी है, और हमारे स्कूल एनडीए शासन के अंदर बेहतर हुए हैं। तो जब उन्होंने ग्राउंड के अंदर एनालिसिस करा और आजकल उनका दौरा हुआ, समझ चुके हैं कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है।
अब जिससे कि कांग्रेस के नेता उनसे सवाल ना पूछे, जैसे 90 चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं, तो इसीलिए वो पहले से ही डिफेंस स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं और पहले से ही कह रहे हैं कि भाई हमारी तो हार तय है और इसके लिए लोकतंत्र जिम्मेदार है। जो उन्होंने महाराष्ट्र में बात करी, मुझे बताइए फॉर्म 17C के अंदर क्यों महाराष्ट्र के अंदर 1% भी कांग्रेस कैंडिडेट्स ने फॉर्म 17C के आधार पे फॉर्मल कंप्लेन नहीं करी? अगर इनको वोटर एडिशन डिलीशन की बात में दिक्कत है तो हम सब पहले ही बात कर चुके हैं। 2004 के अंदर 29 लाख वोटर्स, 2009 में 30 लाख, 2014 में 27 लाख, 2019 में 43 लाख और 2024 के अंदर 40 लाख। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं राहुल गांधी के पास ऐसा कौन सा जादू है चित्रा अगर जी, विधानसभा चुनाव में इतनी बुरी हार होती है महाविकास अघाड़ी की, अब जबकि 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव में आ पाई है तो वही पार्टी शानदार प्रदर्शन करती है। लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के लिए मुश्किलें पैदा करती थी ना कांग्रेस गठबंधन ने, इसी वजह से उनको भरोसा कम है। तो इस लॉजिक के साथ इस लॉजिक के हिसाब से तो चित्रा जी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के तीनों के असेंबली इलेक्शंस में 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और ठीक 6 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 90% से ज्यादा सीटें जीत ली थी। इस लॉजिक के हिसाब से तो भाई झारखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की कांग्रेस पार्टी और जेएम की सरकार बनी है, तो वहां पे कैसे क्यों नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर के अंदर तो उमर अब्दुल्ला से पूछे। चलिए राहुल गांधी के दावे पे मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, क्या वो उमर अब्दुल्ला, सुप्रिया सूले, शरद पवार और तमाम विपक्ष के नेताओं से कॉमन इस पे अग्रीमेंट करवा सकते हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस पर उनको अग्रीमेंट है? विपक्ष के खुद नेता ही नहीं विश्वास रखते कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है। तो सबको पता है राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जब फेल जो एग्जाम में हो जाता है तो टीचर को ब्लेम करते हैं, एग्जाम को ब्लेम करते हैं, ना कि आत्मचिंतन करने। चरण सिंह सापरा जी, इस पर जवाब चाहती हूं मैं आपका। देखिए 1985 में, आज के 40 साल पहले, अगर 18 राज्यों और यूटी में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वही अगर बीजेपी के लिए उलट हो गया है, मौजूदा वक्त में तकरीबन इतने राज्यों या इससे भी ज्यादा और यूटी में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार है और आप सिमटकर 2025 में 3 राज्यों में केवल कांग्रेस है, 2 राज्यों में आप छोटे छोटे दलों के साथ हैं, तो फिर इसके लिए चुनाव आयोग दोषी कैसे हो गया? 1985 में था तो फिर कांग्रेस पार्टी बड़ा अच्छा, और वक्त का पहिया भी तो घूमता है ना। 85 में आपका दिन था, अभी बीजेपी का समय चल रहा है, तो फिर चुनाव आयोग को लेकर, संस्थाओं को लेकर इतने सारे सवाल क्यों? चरण सिंह सापरा जी। देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी जो बातें भी कर रही है, हम कोई हवाई फायर नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में तथ्य हैं, उन तथ्यों को लेकर के हम बात कर रहे हैं। जब हमें नजर आ रहा है कि चुनाव आयोग, जो निर्वाचन आयोग है, उसकी निष्पक्षता पर हम सवाल क्यों उठा रहे हैं हमको, क्योंकि उसमें नजर आ रहा है पत्र व्यवहार हुआ है उनके साथ में। निष्पक्षता पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ, देखिए हरियाणा के चुनाव भी हमने देखे, हमने जितने पत्र निर्वाचन आयोग को लिखे थे उन्होंने एक का भी हमको जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर भी हमने कई सारे पत्र पहले भी लिखे, बाद भी लिखे। निर्वाचन आयोग का एक पैटर्न बन गया है, कुछ प्री पोल गड़बड़ झाला होता है, कुछ पोस्ट पोल गड़बड़ झाला होता है। यानी एक तकनीकी तरीके से ये बूथ कैप्चरिंग हो रहा है, ये हमको सामने नजर आ रहा है, इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने 18 दिसंबर 2023 को भी महाराष्ट्र के नेताओं ने निर्वाचन आयोग को लिखा था कि ये लिस्ट वगैरह में गड़बड़ी हो सकती है, इस तरह की आशंकाएं हमको है। फिर उसके बाद में हमने 19 अक्टूबर को भी लिखा, 19 अक्टूबर 2024 को हमने उनको लिखा कि इस तरह से यहां पर वोटर बढ़ गए हैं, करीबन 40 से 45 लाख वोटर बढ़ गए हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कोई तहकीकात नहीं हुई। अच्छा, हमारी बात छोड़ दिए, 17 अक्टूबर 2024 को एक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर तुलजापुर का, ये तो सरकारी आदमी है ना, उसने एफआईआर दर्ज कराया तुलजापुर में, धराशिव पुलिस स्टेशन में, मैं नाम के साथ दे रहा हूं, और उसने ये दर्ज कराया कि यहां पर गड़बड़ झाला हुआ है, यहां पर वोटर जो है वो बल्क में ऐड होते जा रहे हैं, मुझे इसके ऊपर ऑर्डर चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। और जब हम देखते हैं तो कि अगर आप 5 साल का देखें तो 31 लाख वोटर ऐड होते हैं। चरण सिंह सापरा साहब, जैसा प्रदर्शन एनडीए का रहा है महाराष्ट्र में, उसी दिन रिजल्ट आए थे झारखंड में, और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार, तो इन लोगों को फिर झारखंड भी जीत लेना चाहिए था अगर यही फॉर्मूला चल रहा है इस देश में। तो चित्रा जी, और वहां पर तो कांग्रेस की भी सरकार नहीं थी, वहां तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार थी। नहीं, आप चित्रा जी, आप मेरी बात सुनेंगी? जी बोलिए बोलिए। सुनिए, झारखंड और महाराष्ट्र का कंपैरिजन नहीं हो सकता,
क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास में तथ्य है, हमारे पास पत्र व्यवहार है, हमारे पास ये नजर आ रहा है कि 5 साल पहले 5 वर्षों में 41 लाख वोटर ऐड होता है और 5 महीने के अंदर 5 सालों में 31,000 होता है और 5 महीनों के अंदर 41,000 वोटर ऐड होता है। यह हमने निर्वाचन आयोग को भी लिख के दिया है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया है। और उसके बाद में अगर एडल्ट पॉपुलेशन देखेंगे तो 9 करोड़ 54 लाख है, लेकिन वोटर देखेंगे निर्वाचन आयोग की लिस्ट के हिसाब से तो 9 करोड़ 70 लाख है। भाई ये कैसे हो सकता है? इसके ऊपर भी सवाल पूछा हमने। फिर हमने ये भी देखा कि जो एक प्रोविजनल डेटा होता है, एक फाइनल डेटा होता है, तो प्रोविजनल डेटा और फाइनल डेटा के बीच में कभी भी 1% या 1.5% से ज्यादा फर्क नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 8% महाराष्ट्र के अंदर 7.8% आया है। ठीक है, नहीं सुन लीजिए, अब सुन लीजिए पूरा 7.8% महाराष्ट्र में फर्क आया है, कई सीटों पर 10% तक गया है। तो ये प्रोविजनल डेटा और फाइनल डेटा के अंदर चुनाव आयोग के ही डेटा में अगर 10% का 8% का फर्क आएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे। ठीक है, भाई आपने इतने सवाल वोटर पूछा है, अगर मैं जवाब आए ले 5 लेती बजे हूँ। के बाद में अगर आए तो करीबन प्रदीप भंडारी जी, नहीं, इतने वोटर्स का अरे मैं यहाँ पर एक तरफा ज्ञान नहीं ले सकती ना, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता भी जुड़े हुए हैं। अगर ठीक है सर, ज्ञान की बात दिखाने आइए ना तो सुन लीजिए ना मेरी बात। अब आप ही की बात में सुनती रहूंगी तो बाकी लोगों को विंडो में सजावट के लिए तो मैंने नहीं बुलाया है सापरा साहब। नहीं, मैं 10 खाली 10 सेकंड लेना चाहूंगा कि 12,000 बूथ, 1 लाख बूथ में से 12,000 बूथ को टारगेट किया गया, 85,000 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को टारगेट किया गया। ये हम सब ने लिखित रूप से दिया हुआ निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग इस पे उत्तर क्यों नहीं देता? और हाई कोर्ट ने जब निर्णय दिया कि कुछ फुटेज 5 बजे के बाद की देनी चाहिए, तो फिर क्यों केंद्र सरकार ने अपना कानून ही चेंज कर दिया और कानून चेंज करके कह दिया कि ये फुटेज देने का प्रावधान अभी नहीं है? तो ये यहां से नजर आता है ना कि गड़बड़ झाला हुआ है। केंद्र सरकार ने कानून चेंज किया, निर्वाचन आयोग हमारे पत्रों का जवाब नहीं देता है। गड़बड़ झाला जो हुआ है वो जवाब। बोलिए प्रदीप जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, मैं इनकी फेक न्यूज इस तरीके से एक्सपोज करता हूं। देखिए 19 जनवरी को ये राहुल गांधी कहते हैं कि भैया 1 करोड़ फर्जी वोटर है। 3 फरवरी को कहते नहीं 1 करोड़ नहीं 70 लाख फर्जी वोटर है। फिर 7 फरवरी को कहते नहीं 70 लाख नहीं 39 लाख फर्जी वोटर है। तो 15 दिन के अंदर हर दिन राहुल गांधी कहते हैं कि भाई फर्जी वोटर कितने, उनको खुद को ही नहीं पता कि आंकड़ा कितना है। दूसरी बात, ये रहा 24 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग ने इनके सभी सवालों का जवाब दिया और पूछा कि फॉर्म 17C जब हर कैंडिडेट को मिलता है तो उसके तहत 1% भी कांग्रेस कैंडिडेट ने क्यों नहीं ऑफिशियल कंप्लेन करी? ये हरियाणा की बात करें, हरियाणा के कांग्रेस के खुद नेता कह रहे हैं कि आपसी गुटबाजी की वजह से हमारे। और मुझे बताइए चित्रा जी, उस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में हमारी सीटें कितनी कम हुई? तो उस वक्त हम नहीं रिगिंग कर पाए इनके लॉजिक के हिसाब से, असेंबली में कर दिया। चलो मैं ओपन चैलेंज करता हूं, बताओ छापरा साहब कौन से चुनाव रिग होने वाले हैं आपके लॉजिक के हिसाब से? राहुल इसी वक्त बताओ चित्रा जी के शो पे, और चित्रा जी आप डॉक्यूमेंट करिएगा। इनके हिसाब से कह रहे हैं, इनका ही लॉजिक है ना, ये कह रहे हैं कि भाई बिहार के अंदर जो है घपले होने वाली है। इंसाफ लिखवा लीजिए अभी कौन से चुनाव के अंदर घपले होने वाला नहीं होने वाला है। बिहार तो बता ही रहे ना, बिहार को लेकर आशंका जता दी गई है। बिहार को लेकर आशंका जताई गई है, बिहार को लेकर। अरे बिहार तो हारने वाले, वो तो कल गए ना बिहार में और जनता ने जमानत जब्त करने की सामने दे दी। ठीक है, मैं बिहार के मेहमानों के पास आऊंगी, उसके पहले सापरा जी जल्दी से आप जवाब ले लीजिए। तो बिहार में भी गड़बड़ी होने वाली है सापरा साहब, बिहार में भी? नहीं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी को, ये प्रवक्ताओं की ये फितरत है, कुछ भी आंकड़ों की जगलरी करते हैं। कहीं राहुल गांधी जी ने बदलाव नहीं किया है। अगर 76 लाख वोटर अगर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि एक्स्ट्रा वोटिंग हुआ है, इसीलिए हम कह रहे हैं बीच में मत बोलिए ना। चित्रा जी ऐसी डिबेट करोगे क्या? चित्रा जी ऐसे इनको बोलिए ना, बारी बारी बोलेंगे ना, आपके दर्शकों को भी सुनाई देगा। अपनी बारी बारी बिहार में भी गड़बड़ी होने वाली है सापरा साहब। देखिए बारी बारी बोलिए, मेरे सामने कैमरा नहीं है। आप बोलिए। नहीं मैं, हाँ सुनिए, 76 लाख वोटर जो है वो वोटिंग एक्स्ट्रा हुई है, इसीलिए तो 8% आया है। ये तो निर्वाचन आयोग का डेटा, भाई राहुल गांधी जी का डेटा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि 5 साल में जितने ऐड हुए उतने 5 महीने में कैसे ऐड हो गए। आपका सवाल महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी है कि जब विपक्षी पार्टी इतनी बड़ी पूरे मामले को लेकर इस तरह के आरोप लगाती है तो वो समय पर आकर इसका जवाब देती रहे। ठीक है, लेकिन सापरा साहब सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, उसके बाद मैं बिहार के मेहमानों के पास जाऊंगी। आपको पता है, एक सेकेंड,
आपको पता है सापरा साहब, आखिरी बार बिहार में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कब तक रहे थे? 1990 तक। यूपी जैसे बड़े राज्य में सिर्फ उन्हीं राज्यों का जिक्र करूंगी जहां पर अगले 1-2 साल में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में आपके आखिरी बार मुख्यमंत्री बने थे नारायण दत्त तिवारी 1984 में। पश्चिम बंगाल में आपको पता है 53 साल पहले कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बना था 1977 में, उसके बाद से नहीं कोई बना। अगर आप इस तरह के आरोप मौजूदा वक्त पर लगाएंगे, आप झांक कर देखिए खुद के भीतर कि अलग अलग जगहों पर आप लगातार पिछड़ते हुए चले गए और बीजेपी उस समय नहीं थी। और बीजेपी को थोड़ी देर के लिए मैं किनारे कर दूं, आप जो रीजनल पार्टियां हैं, बंगाल में तो है नहीं बीजेपी, बंगाल में आप रीजनल पार्टियों से पिछड़ गए। 77 के बाद आप नहीं बना पाए अपनी सरकार। बिहार में, बंगाल के अलावा बिहार में आप रीजनल पार्टियों से पिछड़ गए। जवाब मैं खाली 10 सेकंड में दूंगा। नहीं, आप बिल्कुल 1 मिनट में दे लीजिए, लेकिन ये जो ठीकरा फोड़ देना है ना चुनाव आयोग पर, सर अपने आप को पहले ठीक करना होगा। और चरण सिंह सापरा जी एक और आरजेडी के मेहमान बने हुए हैं, मैंने रिपोर्टिंग की थी 2020 के इलेक्शन में। मैं आपको बता देती हूं, अगर कांग्रेस पार्टी को आरजेडी ने जितनी सीटें दी थी लड़ने के लिए चुनाव, कांग्रेस पार्टी अगर आरजेडी जैसा भी परफॉर्म कर ली होती तो फिर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया था 2020 में। आपकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उनके सपनों पर ग्रहण लग गया था। 19 सीटें मिली थी आपको। चित्रा जी, 3 चीजें कहता हूं। अगर निर्वाचन आयोग इतनी निष्पक्ष है और ये सरकार निष्पक्षता से चुनाव करा रही है, तो पहले ये बता दें कि इन्होंने वो इलेक्शन कमिश्नर के जो चुनने के जो रूल है वो क्यों बदली किए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसमें से निकाल करके होम मिनिस्टर डाल दिया, एक बात। दूसरी बात, जब मुंबई की हाईकोर्ट ने कहा कि फुटेज दे दीजिए, तो वो फुटेज क्यों नहीं दे रहे? बीच में बोलने की जरूरत नहीं। हाईकोर्ट द्वारा कहा गया तो भी आप फुटेज क्यों नहीं दे रहे? ये बात है, यहां से नजर आता है। और एपिक नंबर डुप्लीकेट होने की बात तो इलेक्शन कमीशन ने एग्री करी है। एपिक नंबर डुप्लीकेट कैसे हो गए भाई? उसी इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा जा रहा है ना कांग्रेस के आरोप झूठे हैं, कांग्रेस के ये वाले आरोप झूठे हैं, वही इलेक्शन कमीशन ये भी कह रहा है। प्रश्न तो पूछे जाएंगे ना भाई, लोकतंत्र है, ये क्या कोई ठोकतंत्र थोड़ी चल रहा है? अब ये ठोकतंत्र है, लोकतंत्र है। जब कांग्रेस पार्टी की उतने ही राज्यों में सरकार थी 1985 में, तब तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा अच्छा लगता था। उसी सवाल पे आऊंगी। अभी बीजेपी का विस्तार हो गया है तो फिर अभी चुनाव आयोग ही सवालों के घेरे में है। सर ये चित भी मेरी, पट भी मेरी, गजब हाल है आप लोगों का। लेकिन ठीक है, सवाल पूछना विपक्ष का काम है और जवाब देना सरकार का काम है। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्षता को साबित करे। ये बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से सहमत हूं।